थाना गजी अलवर राजस्थान अनुसूचित जाति की लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में भारत में पहली बार आजीवन कठोर कारावास अंतिम सांस तक की सजा हुई। यह मामला अप्रैल 2019 का है, जिसमें अनुसूचित जाति की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी गई। इस बहुचर्चित मामले में लगभग 2 साल सुनवाई के बाद 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। थानागरी अलवर राजस्थान की एक घटना थी, जिसमें 4 लोगों ने एक महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार किया। और हमारे बीच अब इस समय सामने बैठे हैं एडवोकेट सत्य प्रकाश जी। उनसे जानकारी लेंगे इस केस में क्या हुआ, कैसे हुआ और इस केस को आपने किस तरीके से जीता। उन 4 लोगों को आपने उम्र कैद की सजा करवाई है, थोड़ा विस्तार से हमारे चैनल के दर्शकों को बताने का कष्ट करेंगे। देखिए राजकुमार जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से रखने का जो प्रयास किया है वह बहुत ही सराहनीय है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा राजकुमार जी, ये मुद्दा जो है अप्रैल 2019 का है, जिसके अंदर एक युवती का जो अपने जिसका गोना हो चुका था उस ये थाना गाजी अलवर का, थाना गाजी एक जगह है अलवर में, यह वहाँ का एक केस है। इस केस के अंदर जो 6 मुजरिम थे, 6 मुजरिम में से एक नाबालिग है अभी, जिसमें से 5 लोगों को सजा हुई है, जिसमें 4 को उम्र कैद हुई है। 4 में से एक को आईटी एक्ट के सेक्शन 67 और 67A के अंदर में 5 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ है। तो मोटा मोटा इसमें यह है। यह घटना इस प्रकार थी कि एक महिला के पहले न केवल गैंग रेप हुआ, वह महिला जब अलवर वरिष्ठ अधिकारियों के पास एफआईआर दर्ज कराने गई तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसके बाद आरोपियों ने उसके पति को धमकाया, उनसे पैसे लिए, उनसे एक्सटॉर्शन की और उसके बाद में वो वीडियो उन्होंने वायरल कर दी। और अगर पुलिस चाहती तो ये मामला, इस मामले में वीडियो वायरल नहीं होती, परंतु इसमें कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की लापरवाही थी कि जो उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जो है उचित समय पर नहीं की और पुलिस ने यह कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि वो उस वक्त इलेक्शन के टाइम में बिजी है जी। उसके बाद यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में आया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसमें कंटिन्यू सुनवाई हुई। ब्रजेश कुमार जो स्पेशल जज रहे अलवर के, उन्होंने इस मामले में सुनवाई की। उसके अलावा जो पीपी रहे कुलदीप जैन जी और वहाँ के जो एडवोकेट रहे रामजीवन जी, इन सभी लोगों ने हमारा सहयोग इसमें किया। उसके बाद जो आरोपियों के जो एडवोकेट थे वो भी वहाँ थे और इस मामले में कंटिन्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर स्पीडी ट्रायल चला और कई सारे इसमें गवाही हुई। अभियोजन पक्ष का मजबूत उन्होंने सबूत रखे, दलीलें दी और उसके बाद में अंत में कल यह निर्णय हुआ कि 4 आरोपियों को पहली बार SC/ST एक्ट के सेक्शन 5 सबसेक्शन सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 3 to 5A के अंदर में उनको सजा हुई और उम्र कैद की सजा हुई। गैंग रेप का एक केस ऐसा भारत के अंदर ना के बराबर देखने को मिला है कि जिसमें अनुसूचित जाति की महिला को न्याय मिला हो। तो सर, अभी तक जैसे आपने इस पूरे केस पे स्टडी की, कितना इसमें आपको जो है मतलब परेशानियां भी झेलनी पड़ी होंगी जी, और बहुत सारी ऐसी बातों का भी सामना करना पड़ा होगा, जैसे कि बहुत सारे संगठन इसमें जो है आपके सामने भी आए होंगे आपको रोकने के लिए जी। ये जो पेचीदा रास्ता रहा, कैसा रहा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो जब हमें पता लगा कि थाना गाजी अलवर में एक केस हो चुका है, तो कुछ हमारे सहयोगी लोग हैं जिनमें नरेंद्र जी भी हैं, नरेंद्र पाल जी और सीमा मैडम भी हैं। तो इन लोगों ने हमें कहा कि हम इस मामले को सेंसिटिव तरीके से लड़ें ताकि समाज को न्याय मिल सके और न्याय मिलने के लिए और समाज में एक मैसेज जा सके कि हमारी महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद हम इस मामले के लिए थाना गाजी गए तो हमें थाना गाजी के अंदर नहीं घुसने दिया गया। फिर हम काफ़ी दिनों बाद विक्टिम की फैमिली से मिले। विक्टिम की फैमिली काफ़ी डरी हुई थी। विक्टिम की फैमिली को ट्रस्ट नहीं था उस वक्त, क्योंकि बहुत लोग उनसे मिल रहे थे। उसके बाद में मामला न्यायालय के समक्ष आया। न्यायालय के समक्ष आने के बाद सबसे जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पूरे केस में जो सबसे डिप्रेस करने वाला जो मूवमेंट रहा, इस पूरे केस में जो हरास करने वाला मूवमेंट ये रहा कि आरोपियों के जो वकील थे
उन आरोपियों के वकील ने जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो वो पल ऐसे रहते थे कि जिसके अंदर हमने काफी ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करने के बाद में वो जो जज साहब ने हमारे ऑब्जेक्शन को हमेशा जो है नकारा भी हमारे ऑब्जेक्शंस को, और हमारी काफी उस पर बहस भी होती थी, तीखी बहस भी होती थी। वहां कई लोग हमें धमकी भी देते थे कि भाई अगर अलवर आओगे तो हम तुम्हें यहां से वापस नहीं जाने देंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए इन्वायरमेंट ऐसा होता था कि दिल्ली से जाने के बाद कि शायद हम वापस ही ना आए इस मुकदमे को लड़ने के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पूरी टीम, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, जिसके अंदर पुरुष भी शामिल है, और मैं विशेषकर सहयोग में मैं बताना चाहूंगा कि इस मामले में हमारी टीम के जो 12-15 जो पूरे लोग थे वो दिन और रात खाना पीना छोड़कर सुबह निकलते थे शाम को, और पूरे दिन वहां रहते थे। कभी हम बौद्ध विहार में सोए, कभी हम पूरी रात हमने गाड़ी में बैठ के निकाली, कभी हम होटलों में भी रुके, तो कभी हम कैंपों में भी रुके। तो हमारा कंटिन्यू, हम दिल्ली से जब जाते थे तो कोई प्री प्लान नहीं होता था कि मामला कल सुनवाई के लिए स्थगित होगा, परसों होगा, उसके बाद होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों को लेकर चलना फाइनेंशियली रूप से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। परंतु फिर अलवर में कुछ हमें अधिवक्ता साथी मिले, अलवर के कुछ लोग मिले जिन्होंने हमारा सहयोग किया, समर्थन किया, और उनके मिलने के बाद इस न्याय की लड़ाई में हमें बहुत मजबूती मिली, क्योंकि पहले हम अकेला वहां मान रहे थे अपने आप को। अच्छा सत्यप्रकाश जी, देखा जाए तो निर्भया केस में जिस तरीके से सीमा कुशवाहा जी ने जब उनका केस जीता तो अखबार की सुर्खियों में बने रहे थे, मीडिया के अंदर छाए रहे थे, लेकिन आपने शोषित पीड़ित वंचित समाज की एक महिला का इतना बड़ा केस जीता है, लेकिन कहीं किसी अखबार में एक छोटा सा कॉलम भी नहीं दिया गया। क्या ये एक दुखद घटना नहीं है? ये भी नहीं, ये दुखद घटना। देखिए राजकुमार जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, बाबा साहब को मानने वाला एक सिपाही हूँ। समाज की लड़ाई लड़नी है, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया से ना तो कुछ कवरेज चाहिए, ना ही उनका हमें प्रोत्साहन चाहिए। हमें मेन स्ट्रीम मीडिया से कुछ लेना देना नहीं। जहां तक निर्भया केस की बात है, भारत के अंदर रोज सैकड़ों निर्भयाएं होती हैं, और रोज उनकी लड़ाई लड़ने वाले जो है हमारे समाज के जो अधिवक्ता लोग हैं वो खड़े होते हैं। उन्हें किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब को वो मानने वाले लोग हैं। और रही बात कि मेन स्ट्रीम मीडिया से, मैं अगर आज आपके यहाँ आपके सामने राजकुमार जी बैठा हूं तो मेरे लिए सबसे बड़ा मीडिया चैनल, मीडिया हाउस राजकुमार जी है, क्योंकि मुझे इस बात का कोई भी देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हमारे समाज के ऊपर थोपने के लिए वो बहुत सारे पैराशूट एडवोकेट्स भी भेजते हैं, वो पैराशूट लीडर्स भी भेजते हैं, पैराशूट सोशल सर्वेंट भी भेजते हैं, और यहां तक कि पैराशूट जो है रिपोर्टर्स भी, पत्रकार भी भेजते हैं। जैसे कि समाज के ऊपर एक पैराशूट पत्रकार है रवीश कुमार, और पूरा समाज उसके पीछे आंख मीच के चल रहा है, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि उसकी जड़ें कहां से जुड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं आज राजकुमार जी में और रवीश कुमार में क्या अंतर है, तो मैं मानता हूं कि जितने आज राजकुमार जी जितने सामाजिक मुद्दों को लेके, आज ज्वलंत मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, रवीश कुमार उनसे कहीं पीछे है। लेकिन फिर भी हमारे समाज को अगर आइडियल किसी में दिखता है तो रवीश कुमार में दिखता है। वही उसी प्रकार से अगर वकालत की बात है, जिस अधिवक्ता का आपने नाम लिया, हमारे बहुत अधिवक्ता है पूरे भारत के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक हमारे जो अधिवक्ता हैं, चाहे भूखे पेट लड़ाई लड़े, लेकिन वो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आशाराम को भी, आशाराम के सामने, आशाराम के समर्थन में भारत के बहुत सारे प्रतिष्ठित वकील थे, उसके बावजूद भी हमारे समाज के एक अधिवक्ता हैं, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया। राजकुमार जी, अच्छा सत्यप्रकाश जी, जैसे देखा जा रहा है कि पूरे भारत के अंदर जो है हत्या, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और ये क्राइम ऐसा क्राइम है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो क्या भारत के जो SC/ST समाज के अधिवक्ता हैं, क्या वो कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो उन सभी बच्चियों को न्याय मिल सके? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आज संसाधनों की कमी के कारण हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना पाए, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा पूरे भारत को कि किसी भी SC/ST पर अत्याचार हो तो हमारी टीम, एडवोकेट्स की टीम, उन्हें फ्री और मजबूत और सशक्त न्याय दिलाने के लिए भारत के किसी भी कोने में खड़ी रहेगी। चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो अलवर हो, चाहे थानागाजी हो, चाहे वो खेलांजी हो, चाहे बथानी टोला हो, चाहे फूलपुर बाते हो, चाहे कंधमाल हो, चाहे केरला हो। अभी थानागाजी की घटना पे दोबारा वापस आते हैं जी, उस परिवार से कितनी संवेदनाएं आपको प्राप्त हुई जिसके लिए आपने न्याय की लड़ाई लड़ी? देखिए, शुरू में तो हम काफी उनसे मिले, हमने उनका पक्ष समझा, हमने क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पे उनका वर्जन पूछा कि क्या वर्जन है, उसी वर्जन के अलावा कि पुलिस ने उनका क्या वर्जन लिखा हुआ है। तो उस वक्त उनसे हमारा काफी
जो है काफी उनसे मेल जोल रहा। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस परिवार को जब से हम उनसे मिले हैं और आज तक हम पे पूर्ण रूप से विश्वास है और हम पे विश्वास करते हैं, और विश्वास होने के कारण हम इस लड़ाई को लड़ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनका हम में अविश्वास होता तो हम इतनी मजबूती से इस लड़ाई को ना लड़ पाते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के जो विक्टिम रहे हैं या पूरा परिवार रहा है, अगर आप उनसे पूछिएगा तो आज वो पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हैं कि हमने उनकी लड़ाई एक बहुत अच्छी तरीके से लड़ी। अच्छा एडवोकेट सत्यप्रकाश जी, आखिर में चलते चलते आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जी, और पेशे से वकील तो हैं ही हैं जी, और बहुत सारे संघर्ष आंदोलन आपने अपने जीवन में लड़े हैं जी। आपको देख रहे हैं हमारे चैनल से जो करोड़ों लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, समाज में एकजुटता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज के अंदर आपको राजनीतिक एक रूपता लानी पड़ेगी, और पैराशूट जो लीडर्स आ रहे हैं उनका बहिष्कार करना पड़ेगा, मिशन को समझना पड़ेगा, और आपको समाज के हर सुख दुख में बिना जाति भेद के खड़ा होना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।